नमस्कार साथियों और जय भीम। अम्बेडकरनामा के 43वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सवर्णों ने महाड़ तालाब का शुद्धिकरण किया था गाय के गोबर, गोमूत्र, दही इत्यादि से और गगनभेदी मंत्रोच्चार के साथ। इसके आगे क्या हुआ फिर इस पे हम चर्चा करेंगे। 4 जुलाई 1927 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई। 3 जुलाई को मीटिंग हुई और मीटिंग का जगह जो था एक सार्वजनिक सभा थी। उस जगह था वो था कावासजी जहांगीर हॉल। इसमें तकरीबन 1000 लोग इकट्ठा हुए और डॉक्टर अंबेडकर ने इस सभा की अध्यक्षता की। इस सभा में सर्वसम्मति से जो दलितों पर अत्याचार हुए थे महाड़ में उसकी निंदा की गई और उन्होंने इस बार शांतिपूर्ण तरीके से इस अत्याचार के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया। इसके साथ साथ वॉलेंटियर्स की सूची तैयार करने का भी निर्णय हुआ कि जो लोग इस आंदोलन में वॉलेंटियर करना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवाएं और इसके लिए धन एकत्र करने का भी आह्वान किया गया। यह तय किया गया कि दिवाली की छुट्टियों के बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। इस संबंध में एक संकल्प भी पारित किया गया। इस संकल्प में यह भी था कि सरकार से अनुरोध किया जाए कि दलित वर्गों की शिकायतों को निपटाने के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया जाए, जैसा कि मद्रास में किया गया है। सभा में तकरीबन 350 रुपए इकट्ठा किए गए और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अपना नाम उसमें लिखवाया एज ए वॉलेंटियर। इस बीच एक और घटना घटी। घटना ये थी कि 1924 में जो बम्बई में विधानमंडल से जो प्रस्ताव पास हुआ था कि अछूतों के लिए खोल दिया जाएगा, उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन महाड़ के उसको लागू करने से पुनः रद्द कर दिया उसको और 4 अगस्त 1927 को उन्होंने ये ऑर्डर रद्द कर दिया कि जिसमें अछूत पानी ले सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 11 सितंबर को दामोदर हॉल बॉम्बे में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई। इसमें पुनः कैसे महाड़ में दलितों के अधिकार सुरक्षित किए जाएं, इसके लिए क्या उपाय किए जाएं, इसको कैसे सफल बनाया जाए, इस संदर्भ में ये मीटिंग थी और इसके लिए एक समिति का गठन किया गया। 4 दिन बाद समिति अंबेडकर के कार्यालय में फिर बैठक हुई और दिन तय हुआ कि 25 और 26 दिसंबर को महाड़ में सत्याग्रह होगा। 25 और 26 ये तय हुआ था 11 सितंबर को कि 25 और 26 को हम आंदोलन करेंगे। इसके बाद एक मीटिंग और 30 अक्टूबर को हुई और 30 अक्टूबर को मीटिंग पुराने कावासजी जहांगीर हॉल जहां पहले मीटिंग हुई थी वहीं पे फिर मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पुनः ये मुहर लगाई गई कि 25-26 दिसंबर को हम आंदोलन करेंगे। इस बैठक में आंदोलन के लिए 570 रुपए इकट्ठा किए गए और इसमें एक सुझाव और भी आया। एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि नवंबर के मध्य में अमरावती में एक मंदिर के संबंध में इसी प्रकार आंदोलन किया जाए, लेकिन शायद एजेंडा पे महाड़ ही था, इसलिए ये आंदोलन शायद स्थगित कर दिया गया होगा। तो ये तय हो चुका था सितंबर में कि महाड़ में 25 और 26 दिसंबर को आंदोलन होगा। तो जैसे जैसे आंदोलन की तारीख नजदीक आती जा रही थी, महाड़ फिर एक बार गर्म हो रहा था कि वहां पे उत्तेजित होने लगा था और अंबेडकर के आंदोलन का उपहास बुलाने के लिए सवर्णों ने बिरेश्वर मंदिर में 27 नवंबर को एक सभा की।
लेकिन सवर्णों में भी कुछ प्रोग्रेसिव लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया। तो इसलिए हल्ला हंगामा कोलाहल में वो मीटिंग समाप्त हो गई। लेकिन इन प्रगतिशील सवर्णों ने इनको आंदोलन करने, अंबेडकर के खिलाफ आंदोलन करने, अछूतों के अधिकार के खिलाफ आंदोलन करने से मना कर दिया, परंतु वे माने नहीं। 7 दिसंबर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महाड़ पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच, उनके नेताओं के बीच चर्चा हुई। उन्होंने सवर्ण हिंदुओं से कहा कि आप कानून का सहारा लीजिए, अदालत जाइए, अदालत से ऑर्डर लीजिए। और उन्होंने जो दलितों के अधिकार थे उस पर रोक लगाने से मना कर दिया। बोले कि दलित पानी यहाँ से ले सकता है। अतः जितने जो रूढ़िवादी जो सवर्ण हिंदू थे, उन लोगों ने दलित वर्ग के नेताओं डॉक्टर अंबेडकर, शिवतारकर, कृष्ण जी एस कदम और एक अन्य व्यक्ति थे मल्लू चमार के विरुद्ध महाड़ के सिविल कोर्ट में 12 दिसंबर 1927 को एक मुकदमा दायर किया, जिसमें एक तरह से टेम्पररी इंजंक्शन की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के लिए आग्रह किया गया। न्यायालय ने मुकदमे का फैसला होने तक 14 दिसंबर को एक ऑर्डर पास किया, जिसके हिसाब से अंबेडकर नेतागण चाहे उनके कार्यकर्ता चौदार तालाब पर नहीं जा सकते हैं, नहीं पानी ले सकते हैं, मना कर दिया गया 14 दिसंबर को। तो यहां आप देखिए कि जितने इस सवर्ण हिंदू थे वो अंबेडकर को दोहरी रणनीति में फंसा रहे थे। एक तरफ तो खुद लड़ रहे थे और दूसरी तरफ उनको सरकार से, मतलब कोर्ट कचहरी में फंसा रहे थे। तो एक तरह से चक्रव्यूह रचा जा रहा था अंबेडकर के खिलाफ। बहरहाल 14 दिसंबर को दलित वर्गों की ओर से विस्तृत तैयारियां की गई। चूंकि सम्मेलन के लिए किसी सवर्ण हिंदू ने पंडाल लगाने के लिए जगह नहीं दिया था, इसलिए बड़ी मुश्किल से एक मुसलमान ने उनको आंदोलन करने के लिए, पंडाल लगाने के लिए जगह दी। यही नहीं, चूंकि स्थानीय व्यापारियों ने कोई सामान या लेन देन, अनाज, पानी, सुविधा जो भी हो सकती है, वो लेन देन से भी मना कर दिया था। इसलिए आयोजकों को सब कुछ का इंतजाम बाहर से करना पड़ा। अनंतराव मितचित्रे ने बहुत ही कुशलता से उन्होंने ये सब कार्य किया। सूबेदार घाटगे को भोजन का प्रबंध और अनुशासन तथा व्यवस्था का कार्यभार सौंपा गया। अब देखिए 19 दिसंबर जिले के जितने भी अधिकारी थे, जितने भी सरकारी मुख्य प्रशासक थे, प्रमुख अधिकारी थे, सब महाड़ में एकत्र हुए। चौदार तालाब के चारों तरफ पुलिस तैनात कर दी गई। 21 तारीख से महाड़ में सत्याग्रही, अंबेडकर के अनुयायी, अंबेडकर के सत्याग्रही एकत्रित होने लगे। प्रतिनिधियों से प्रस्तावित जो सत्याग्रह था उसमें बातचीत करने के लिए, उसको रोकने के लिए अधिकारी रोज अंबेडकर से बात करते थे। प्रतिदिन नेताओं से बात करते थे, उनके जो प्रतिनिधि होते थे वो बात करते थे। अंबेडकर उस समय मुंबई आ चुके थे, मुंबई में। अब देखिए 24 तारीख, ठीक पूर्व संध्या पर 24 तारीख को अंबेडकर 200 प्रतिनिधियों के साथ बॉम्बे से महाड़ के लिए कूच करते हैं, रवाना होते हैं। दूसरे दिन वे महाड़ से 5 मील दूर दास गांव पहुंचते हैं। वहां पर करीब 300 लोग, 300 उनके वॉलेंटियर्स कार्यकर्ता करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। सो इस स्वागत कार्यक्रम के बाद वहां जो सुपरिटेंडेंट जो खड़े हैं, पुलिस अधीक्षक, वो जिलाधीश का, डीएम का एक पत्र अंबेडकर को देते हैं और कहते हैं कि आपको डीएम साहब ने तुरंत अविलंब बुलाया है कि आपको वहां चलना पड़ेगा। अंबेडकर अपने एक सहयोगी सहस्त्रबुद्धे के साथ डीएम के ऑफिस पहुंचते हैं। डीएम ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही पोलाइटली अंबेडकर से बात की और सत्याग्रह रोकने की, तमाम बातों के अलावा सत्याग्रह रोकने की बात उनसे कही। अंबेडकर पूर्ण रूप से उनसे सहमत
नहीं हुए, लेकिन इस बात पे सहमति हुई कि उन्हें सम्मेलन को संबोधित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। सो इसी बीच जो दास गांव में 3000 जो उनके स्वयंसेवक थे, वॉलंटियर्स थे, वो सब जो है पूरा जुलूस निकाले गाना गाते हुए और शिवाजी महाराज की जय का एकदम घोष करते हुए बीच पंडाल में महाड में पहुंचे। सो जिलाधिकारी डीएम से बातचीत करने के बाद अंबेडकर तुरंत पंडाल में गए। वहां पे दोपहर में उन्होंने खाना खाया, लेकिन दिलचस्प है कि खाना कोई स्पेशल नहीं खाया, उन्होंने मना कर दिया, हालांकि आम सबके लिए जो खाना बना है वही खाना हम खाएंगे। अब शाम 4 बज चुके हैं, 4:03 पे 25 दिसंबर 4:30 पे सम्मेलन की कार्रवाई शुरू होती है। सबसे पहले तो उन पत्रों को पढ़ा गया सम्मेलन में जिन्होंने इस कार्यक्रम, इस आंदोलन के लिए शुभकामनाएं भेजी थी। इसके बाद नेता लोग संबोधित करने के लिए उठे। तकरीबन इस कार्यक्रम में, इस सम्मेलन में 15,000 लोग शामिल थे, जिन्होंने एकदम जय जयकार, ऊंची आवाज में जय जयकार किए और नारे लगाए। अगर पूरा डेमोग्राफिक आप कॉम्पोजिशन जब देखेंगे, पूरे जो लोग इकट्ठे थे, उनके रहन सहन, खान, कपड़े, चेहरे का रंग, तो सब एक गरीब लोग थे। चेहरा धूप में सूखा हुआ, कपड़े फटे हुए, पगड़ी गंदा फटा हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद उनके अंदर एक अदृश्य उत्साह था, है ना, एक कॉन्फिडेंस था, एक तेज था, एक उत्तेजना थी। तो अब अंबेडकर की बोलने की बारी आई तो सारे श्रोतागण शांत हो गए और धीमी लेकिन बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अंबेडकर ने अपनी बात शुरू की। अपनी बात शुरू करते हुए अंबेडकर ने सबसे पहले तो जो मार्च में आंदोलन हुआ था उसका पूरा बैकग्राउंड दिया, पृष्ठभूमि समझाई कि क्या क्या हुआ था, घटनाक्रम पिछले एपिसोड में आप सब वो सुन चुके हैं। तो इस पूरा जिक्र करते हुए अंबेडकर ने कहा कि यदि सवर्ण हिंदुओं ने तालाब का प्रयोग करने के दलितों के अधिकार को मान लिया होता, स्वीकार कर लिया होता, तो शायद यह सत्याग्रह करने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्यवश इस विषय पर सवर्णों ने जिद का रुख अपनाया और वे सार्वजनिक तालाब, जिसमें कि ईसाई, मुसलमान और अन्य गैर हिंदू सहित सभी लोग पानी पी सकते हैं, सबके लिए खुला है, उसका जो प्रतिबंध है सिर्फ अछूतों के लिए। और वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि सबसे अधिक विडंबना ये है, अंबेडकर ने कहा, कि जो अछूतों के जानवर हैं उस तालाब से पानी पी सकते हैं, लेकिन उस जानवर के अछूत मालिक उस तालाब से पानी नहीं पी सकते। आगे उन्होंने कहा कि हिंदुओं को, मतलब सवर्ण हिंदुओं को, उनके मानवतावादी स्वरूप के लिए, भावनाओं के लिए जाना जाता है और पशु से भी प्यार, पशु जीवन के लिए उनकी जो चिंता है वो भी विश्व प्रसिद्ध है। उनका हिंदू दर्शन सर्वव्यापी आत्मा के सिद्धांत की शिक्षा देता है और गीता उन्हें ब्राह्मण और चांडाल में फर्क करने की इजाजत नहीं देता है। तो अब सवाल उठता है कि हिंदुओं के दान और मानवता की ऐसी परंपराएं तथा शानदार दर्शन होने के बावजूद वह अपने साथी मनुष्य के साथ इतना निर्दयतापूर्ण और अनुचित व्यवहार क्यों करते हैं? और इसी प्रश्न के उत्तर में इस सम्मेलन का वास्तविक महत्व निहित है। इसका जिम्मेदार वो कहते हैं कि वो जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था की वजह से वो ऐसा करते हैं जहां पे जानवर पानी पी सकता है लेकिन इंसान पानी नहीं पी सकता है। वो कहते हैं कि तथाकथित सवर्ण हिंदू पंचम वर्ण माने अछूत के सार्वजनिक तालाब से पानी पीने के सख्त खिलाफ हैं। वो इसलिए नहीं कि वे विश्वास करते हैं कि यदि महान और अन्य लोग इस तालाब से पानी पी लेंगे तो पानी खराब हो जाएगा या भाप बनकर पानी उड़ जाएगा, बल्कि इसलिए
कि इससे वे जाति की श्रेष्ठता को खोने से डरते हैं, कि खोना नहीं चाहते हैं, और जो सवर्ण और अछूत हिंदू के बीच जो अस्पृश्यता है, जो असमानता है, उसको बनाए रखना चाहते हैं, कि डिस्टेंस, पावर रिलेशनशिप, उसको बनाए रखना चाहते हैं, तो समानता से डरते हैं। फिर कहते हैं कि हम इस सत्याग्रह का आश्रय इसलिए नहीं ले रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं ये आंदोलन कि इस तालाब के पानी पीने से हम कोई असाधारण गुण हमारे अंदर आ जाएगा। इस तालाब के पानी में कुछ खास गुण है, ये बात नहीं है, बल्कि हम अपने नागरिक और मानवाधिकार को स्थापित करने के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं। सो यह आंदोलन बराबरी का आंदोलन है। सो इस सम्मेलन बराबरी के झंडे फहराने के लिए आयोजित किया गया है यह सम्मेलन, और इस दृष्टिकोण से इसकी तुलना फ्रांस में 1789 में आयोजित नेशनल असेंबली से की जा सकती है। वो प्रतीक कहां से ले रहे हैं? फ्रांस से ले रहे हैं, समानता, बंधुत्व। वो कहते हैं कि हमारे आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक, नागरिक और आर्थिक समानता को स्थापित करना है, और हम जाति व्यवस्था के इस कठोर बंधन को तोड़ना चाहते हैं। आगे वो कहते हैं कि कुछ लोग कह सकते हैं कि जाति प्रथा को छोड़कर केवल अस्पृश्यता उन्मूलन से ही संतुष्ट हो जाना चाहिए, कि सिर्फ अनटचेबिलिटी, ये गांधी का लाइन था कि 4 वर्ण तो ठीक है, पंचम वर्ण हटा दीजिए तो सब कुछ ठीक है। तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से बगैर नाम लिए हुए अंबेडकर यहाँ गांधी के सोच को अटैक करते हैं। कहते हैं कि सिर्फ अस्पृश्यता का उन्मूलन एक बहुत छोटा सा उद्देश्य है। हमें याद रखनी चाहिए कि असफलता नहीं, बल्कि छोटा उद्देश्य अपराध है। छोटा उद्देश्य अपराध है। यदि बीमारी का ठीक तरीके से इलाज नहीं किया गया तो उपचार जो भी उसका किया जाए वो व्यर्थ है, कि इसकी जड़ें जो है, छुआछूत की जड़ें जाति व्यवस्था में है। कि कहते हैं कि सिर्फ केवल छुआछूत और अंतरजातीय खान पान नहीं, बल्कि हिंदुओं में अंतरजातीय विवाह को आम बना दिया जाना चाहिए, और इसी बात से समानता स्थापित होगी। तो सवाल पूछते हैं कि मान लीजिए कि सिर्फ अस्पृश्यता को खत्म कर दिया जाए, तो जो अस्पृश्य हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, उनकी स्थिति क्या होगी? तो बोले वो अस्पृश्यता से हटके वो शूद्र बन जाएंगे। तो फिर शूद्रों का धर्मशास्त्रों में क्या स्थान है? क्या आप शूद्र बनने के लिए तैयार हैं, चाहते हैं? क्या आप चाहते कि शूद्र भी तो चौथे वर्ण पे है, उसका काम भी तीनों वर्ण की सेवा करना है? तो कितना फर्क आया? तो कहते कि नहीं, आप शूद्र बनने, अपने तकदीर को, अपने भाग्य को सवर्ण हिंदुओं के हाथ में छोड़ना चाहते हैं। ये सवाल उन्होंने उस भाषण में उठाए। आगे उन्होंने कहा कि यह विदित है, सर्वविदित है कि हिंदू समाज को समानता के आधार पर पुनर्गठन करना चाहिए, करना है तो जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। कि अस्पृश्यता की जड़ें जाति व्यवस्था में है, और ब्राह्मणों से ये आशा नहीं कर सकते क्योंकि वे जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करेंगे, क्योंकि जाति व्यवस्था में उन्हें कुछ विशेषाधिकार हैं, जिस विशेषाधिकार को वो छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। आगे कहते हैं कि गैर ब्राह्मणों पर भी हम विश्वास नहीं कर सकते। गैर ब्राह्मण, इसका इंटरेस्टिंग लॉजिक है, नहीं कर सकते, और उनसे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं कर सकते। उनमें से तो बहुत अभी भी जाति व्यवस्था के प्रति आसक्त हैं, जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, और ब्राह्मणों की हाथ की कठपुतली है। ये बात आज भी अपने इर्द गिर्द देखिएगा तो आपको दिख जाएगा ये सब, कि ब्राह्मणों की हाथ की कठपुतलियां हैं। इनमें से जो बाकी लोग हैं
वो भी जो है ब्राह्मणों के अत्याचार से, उनके सर्वोच्चता से बहुत ही दुखी हैं। लेकिन वो दलित वर्गों को ऊंचा उठाने की बजाय ब्राह्मण को नीचा गिराने में लगे रहते हैं, और वो भी ये चाहते हैं कि एक ऐसा वर्ग हो जिसको हम अछूत समझ सकें, इसको हम तुच्छ समझ सकें। तो इसलिए मतलब ये जो बात करें जाति क्रम में जो अछूते से ऊपर जातियां हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि कुछ लोग तो ब्राह्मण का गुलाम हैं ही, जो बचे हुए लोग हैं वो ब्राह्मणों की सर्वोच्चता से खुश नहीं है, लेकिन तभी वो जाति को खत्म नहीं करना चाहते हैं, वो भी अछूतपन बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। आगे कहते हैं कि हम देश में सर्वाधिक दबाए हुए लोग हैं। सेना, पुलिस, सार्वजनिक कार्यालयों में हमारे नौकरियों के दरवाजे बंद हैं। हम पर कई व्यापारों और पेशों पर प्रतिबंध लगे हुए हैं और हमें आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया गया है। यह सब अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के कारण है। इसलिए यदि हम असफल होते हैं तो हमें हमेशा के लिए पतित रहना पड़ेगा। गांधी ने डू और डाई का नारा बाद में दिया था 1942 में। अम्बेडकर यहाँ कह रहे हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमको फेल नहीं होना है, ये बात है। आगे कहते हैं कि हमारा मकसद एक सामाजिक क्रांति लाना है, एक ऐसी क्रांति जो सबको उन्नति करने का एक समान अवसर दे, जहां नागरिकों को बराबर के अधिकार मिले बगैर भेदभाव के। हम सभी हिंदुओं को एक जाति में संगठित करने का ये आंदोलन है। सभी हिंदुओं को एक जाति में संगठन करने का आंदोलन है। यदि हम इसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं, सोचिए अगर उस समय सफल हो गए तो सारे अछूत अभी हिंदू होते, फिर क्या होता अभी मुझे पता नहीं है। कि यदि हम सफलता प्राप्त करते हैं तो सामान्यतः ये भारतीय राष्ट्र की और विशेषकर हिंदू समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था तथा हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी। वो कहते हैं कि वर्तमान जो सामाजिक तथा राष्ट्रीय जो कमजोरी है उसका सबसे बड़ा कारण वो जाति व्यवस्था है। तो हमारा आंदोलन एकता, समानता, स्वाधीनता और भाईचारा के लिए है। हम अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहते हैं, लेकिन यह शांतिपूर्ण उतना ही रहेगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि हमारे जो विरोधी हैं वो कहां तक शांतिपूर्ण व्यवस्था में निर्भर रहेंगे। कहते हैं कि शास्त्रों और स्मृतियों को मानने से हम इनकार करते हैं, उसके नियंत्रण को हम तोड़ते हैं, उसमें बंधे रहना नहीं चाहते हैं, और हम अपना दावा समानता और न्याय और मानवता के आधार पर करेंगे। इसी बीच एक ब्राह्मण उस मीटिंग में थे जिनका नाम था GN सहस्त्रबुद्धे। उन्होंने मनुस्मृति के उस उद्धरण को कोट किया जिसमें शूद्रों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए ये पूरा उसमें डिस्कस किया हुआ था। तो इसके बाद वहां पे आया प्रस्ताव कि मनुस्मृति जला दो। मनुस्मृति जलाने का प्रस्ताव आया और घोषणा में कहा गया कि सभी हिंदुओं को एक वर्ण का समझा जाना चाहिए और उन्हें उसी रूप में पहचाना और पुकारा जाना चाहिए, तथा ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जैसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग निषिद्ध हो। दूसरा प्रस्ताव था कि पुरोहिताई के लिए परीक्षा हो और जो प्रतियोगी परीक्षा में पास की जाए सिर्फ वैसे ही लोगों को लाइसेंस दिया जाए पुरोहित बनने के लिए। इसके बाद वहां पे मनुस्मृति को जलाया गया। तो मनुस्मृति का दहन वो प्रतीक था, वो सिर्फ मटेरियल एक्ट नहीं था कि सिर्फ किताब जला रहे हैं, वो प्रतीक था। असली जो मनुस्मृति तो दिमाग में है, उस दिमाग में से कैसे निकलेगा ये है असली लड़ाई। प्रतीक के रूप में जलाया गया। और एक इंटरव्यू में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मनुस्मृति को जलाना नितांत आवश्यक था। हमने इसलिए जलाई
कि हम उसे अन्याय का प्रतीक समझते हैं, सिंबल समझते हैं, जिसके नीचे हम सदियों से पिसते आए हैं। हमने सब कुछ दांव पर लगा दिया है, हथेली जान पर रख दी है और कार्य को पूरा किया है। अम्बेडकर इतना रिस्क उस समय लेते थे। उस समय वहां पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और 100 जो है आर्म्ड पुलिस फोर्स सब उपस्थित थे। मीटिंग खत्म हुई 25 तारीख को। रात में जो पंडाल था वहां पे एक अछूत द्वारा लिखा गया एक हरि कीर्तन। देखिए एंटीथेसिस कैसे आता है, शब्दावली परंपराएं उसी में से आती है। तो हरि कीर्तन गाया गया जिसमें ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद पे कुठाराघात था, उस पे अटैक किया गया था, लेकिन नाम उसका क्या था, हरि कीर्तन। इसीलिए ज्यादा विशुद्धतावादी मत बनिए। भाषाएं और परंपराएं वो धीरे 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 उसी में से ट्रांसफर होता है। संस्कार, सिंबल्स, भाषा, वो डिपार्चर ब्रेक नहीं होता है, टूटता नहीं कि नए एक दिन में आप आविष्कार कर लेंगे। जो आ रहा होता है उसी में से लिया जाता है। तो साथियों, ये महाड़ आंदोलन का दूसरा भाग है और तीसरा भाग भी जल्दी लेकर आएंगे। और तब तक मैं पढ़ूंगा और बोलूंगा और आप सुनेंगे और सुनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाइए। और ये पूरा देखने के लिए आप अम्बेडकर का जो इंग्लिश राइटिंग है वॉल्यूम 17 उसका पहला चैप्टर महाड़ आंदोलन ही है। वो पेज नंबर 3 से लेकर पेज नंबर 49 तक, 49 फ्रॉम 3 to 49, ये पेज देखेंगे तो सारी जो मैं कहानी पढ़ के आपको बता रहा हूँ वो अम्बेडकर की उन्हीं राइटिंग्स में, राइटिंग्स एंड स्पीचेज ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज नंबर 3 to 49, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी शोधार्थी काम करना चाह सकते हैं वो देख सकते हैं। शुक्रिया साथियों, जय भीम। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।